हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आपको हमारे वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं इसी के साथ आज का अपना वीडियो। तो हमारा वीडियो है जीएस टेस्ट पेपर 138 और आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, द फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस FRP ऑफ अ शुगर केन इज अप्रूव्ड बाय द। तो जो गन्ने की FRP होती है, फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस, यानी वो प्राइस जो कि गवर्नमेंट गन्ना किसानों को देती है उनके उपज के लिए एक मिनिमम, ताकि उनका लॉस ना हो किसी भी वजह से। तो मतलब ये कौन अप्रूव करता है आपको बताना है। तो इसका सही आंसर है ए, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स। तो कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ही ये FRP शुगर केन के लिए डिसाइड करती है। तो चलिए बढ़ते हैं इसी के साथ अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, विद रेफरेंस टू सेकेंडरी इकोलॉजिकल सक्सेशन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अगर सेकेंडरी इकोलॉजिकल सक्सेशन की बात करें तो उसके संदर्भ में दो स्टेटमेंट दे रखा है, आपको बताना है कौन सा सही है। पहला है, इट अकर्स इन एरिया वेयर नेचुरल बायोटिक कम्युनिटीज हैव बीन डिस्ट्रॉयड, यानी ये उन एरियाज़ में होते हैं जहाँ नेचुरल बायोटिक कम्युनिटीज़ जो होती हैं वो तबाह हो चुकी हैं। सेकंड है, इट इज़ फास्टर दैन द प्राइमरी सक्सेशन, यानी जो सेकेंडरी इकोलॉजिकल सक्सेशन है ये प्राइमरी सक्सेशन से भी ज़्यादा तेज़ है। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो इसका सही आंसर है सी, बोथ 1 and 2, यानी कि दोनों ही स्टेटमेंट सही है। तो चलिए बढ़ते हैं इसी के साथ अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, विद रिगार्ड टू टीपू सुल्तान कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो टीपू सुल्तान के संदर्भ में दो स्टेटमेंट दिया हुआ है, आपको बताना है कौन सा सही है। पहला है, ही इंट्रोड्यूस्ड अ न्यू कैलेंडर एंड अ सिस्टम ऑफ कॉइनेज इन मैसूर, यानी इन्होंने एक नए कैलेंडर की शुरुआत की थी और एक कॉइनेज जो सिस्टम होता है मैसूर में उसकी भी शुरुआत की थी। सेकेंड है, ही स्टैब्लिश्ड अ मॉडर्न आर्सेनल एट दिंदीगुल विद द हेल्प ऑफ फ्रेंच एक्सपर्ट। तो इन्होंने एक मॉडर्न आर्सेनल, यानी कि जो नए तकनीक के वेपन्स होते हैं, तो उनको दिंदीगुल में फ्रेंच एक्सपर्ट्स की मदद से शुरू की है। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो इसका सही आंसर है ए, 1 ओनली। सेकेंड वाला गलत है। टीपू सुल्तान ने नहीं बल्कि हैदर अली जो उनके पिताजी थे, उन्होंने इस मॉडर्न आर्सेनल की दिंदीगुल में शुरुआत की थी। तो चलिए बढ़ते हैं इसी के साथ अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, बाय 1908 द स्वदेशी एंड बायकॉट मूवमेंट डिक्लाइंड, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज अ रीजन फॉर इट। तो स्वदेशी मूवमेंट में जो बॉयकॉट मूवमेंट धीरे धीरे डिक्लाइन हो रहा था, स्वदेशी बॉयकॉट मूवमेंट 1908 में आते थे, तो उसके कारण क्या थे। पहला है एनलमेंट ऑफ बंगाल पार्टीशन, यानी जो बंगाल का विभाजन होने वाला था उसको रोक दिया गया था इस वजह से। दूसरा है स्प्लिट इन कांग्रेस, यानी कि कांग्रेस के अंदर ही विभाजन हो गया था। थर्ड है अरेस्ट एंड डिपोटेशन ऑफ लीडर, यानी जितने भी उस समय के लीडर थे उस मूवमेंट के, स्वदेशी बायकॉट मूवमेंट के, जैसे अरविंदो घोष हुए हैं, हमारे गोपाल कृष्ण गोखले, मतलब बड़े बड़े लीडर जितने थे उन सबको अरेस्ट करके डिपोर्ट कर दिया गया, यानी दूसरे जगहों पर भेज दिया गया। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो उसका सही आंसर है सी, 2 and 3 ओनली। पहला वाला गलत है। एनलमेंट ऑफ बंगाल जो हुआ था, एनलमेंट ऑफ बंगाल पार्टीशन, वो 1911 में हुआ था, ना कि 1908 के समय में। तो चलिए बढ़ते हैं एक साथ अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। दो स्टेटमेंट दे रखा है। पहला है, क्लाइमेट एंड क्लीन एयर कोलिजन CCAC टू रिड्यूस शॉर्ट लिव्ड क्लाइमेट पॉल्यूटेंट्स इज अ यूनिक इनिशिएटिव ऑफ G20 ग्रुप्स ऑफ कंट्रीज, यानी जो CCAC है एक जो कि कम समय में जो ज़्यादा पॉल्यूटेंट्स हमारे वातावरण में मौजूद है उसको ख़त्म करने के लिए एक शुरुआत किया है G20 ग्रुप ने। सेकेंड है, द CCAC फोकसेज ऑन मीथेन, ब्लैक कार्बन एंड हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स।
तो जो CCAC है ये बेसिकली 3 गैसेस पे, उन 3 पॉल्यूटेंट से फोकस कर रहा है, जैसे मीथेन, ब्लैक कार्बन और हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो इसका सही आंसर है बी, 2 ओनली। पहला वाला गलत है। इसको G20 नहीं बल्कि बांग्लादेश, कनाडा, घाना, मेक्सिको, स्वीडन और USA समेत UNEP के कई सारे मेंबर ने इसको बनाया है, और इनका जो एफर्ट है वही इन मीथेन ये सब प्राइमरीली इनको कम करना है। इंडिया इसका पार्टनर नहीं है। इंडिया इज नॉट अ पार्टनर कंट्री, हाउएवर लेकिन द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट तेरी इज अ पार्टनर NGO सिंस 2015। तो एक भारत की एक NGO एजेंसी है तेरी करके, द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट, ये 2015 से इस मुहिम का हिस्सा है। तो चलिए बढ़ते हैं एक साथ अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, with reference to the ancient India, the designation of satrap and kshatrapa were used for। तो एंशियंट इंडिया में यानी कि पुराने समय में जो डेजिग्नेशन था, एक पद था सत्रप और क्षत्रपा, तो ये किस चीज के लिए था आपको बताना है। तो इसका सही आंसर है ए, प्रोविंशियल रूलर्स। जो उस समय के छोटे छोटे राज थे उनके रूलर्स को सत्रपा या क्षत्रपा कहा जाता था। साकाज कॉल्ड देयर गवर्नर्स और रूलर्स एज सत्रपास एंड क्षत्रपास। तो ये जो शब्द था ये साकाज जो बोलते हैं, एक डायनेस्टी थी, वो अपने रूलर्स मतलब गवर्नर्स को ये टाइटल डेजिग्नेशन देते थे। दिस वॉज डिराइव्ड फ्रॉम अ पर्शियन टर्म मीनिंग प्रोविंशियल गवर्नर। तो एक पर्शियन में एक शब्द है, मतलब पर्शियन शब्द है बेसिकली ये सत्रपाज और क्षत्रपाज, जिनका मतलब होता है प्रोविंशियल गवर्नर यानी किसी राज्य का गवर्नर। तो चलिए बढ़ते हैं इसके साथ अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, विच अमंग द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स नेगेटिव इनकम टैक्स। तो नेगेटिव इनकम टैक्स कौन सा सबसे अच्छा डिस्क्राइब करता है आपको बताना है। तो इसका सही आंसर है ए, इनकम सब्सिडीज प्रोवाइडेड टू पर्सन्स और फैमिलीज हुज इनकम फॉल्स बिलो अ सर्टेन लेवल। तो उन लोगों को मदद पहुंचाना, उन परिवारों तक मदद पहुंचाना एक सब्सिडी के तौर पे जिनका इनकम एक सर्टेन लेवल कहते हैं, मतलब एक स्तर होता है उससे नीचे नहीं होना चाहिए। तो अगर उससे कम है तो उनको एक तरह से मदद पहुंचाने को हम निगेटिव इनकम टैक्स बोलते हैं। निगेटिव इनकम टैक्स एक तरह की गारंटी मिनिमम इनकम है, एक तरह का मतलब हाँ आपको इनकम मिलेगा इस तरीके की गारंटी इनकम टैक्स है। 1962 जो फ्रेडमैन इकोनॉमिस्ट थे, मिल्टन फ्रेडमैन, उन्होंने इस चीज़ को इजाद किया था। और इट इज़ अ मेथड प्रपोज फॉर इंश्योरिंग यूनिवर्सल बेसिक इनकम। एक जो होता है विश्व स्तरीय पे सबको एक बेसिक इनकम, यानी हर किसी को कुछ ना कुछ इनकम हो, उस चीज़ को प्रमोट करने के लिए ये निगेटिव इनकम टैक्स को लाया गया था। तो चलिए बढ़ते हैं एक साथ अपना अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, with reference to money bills in the Indian Parliament, consider the following statement। तो मनी बिल जो इंडियन पार्लियामेंट में पेश होती है संसद में, तो उसके संदर्भ में 2 स्टेटमेंट है, आपको बताना है कौन सा सही है। पहला है अ मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस ओनली ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट, यानी मनी बिल सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट का रिकमेंडेशन पे यानी उनके कहने मात्र पे ही आप इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, उनके कहने पे। सेकंड है द डिसीजन ऑफ द स्पीकर ऑन वेदर अ बिल इज अ मनी बिल कैन बी क्वेश्चनड पार्लियामेंट, यानी कि स्पीकर का जो डिसीजन होता है कि कोई बिल मनी बिल है कि नहीं, कैन बी क्वेश्चन इन पार्लियामेंट, उसको संसद में क्वेश्चनेबल हो सकता है। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो इसका सही आंसर है ए, 1 ओनली। सेकंड वाला गलत है, कोई भी क्वेश्चनेबल नहीं है। स्पीकर के ऊपर सोलिली उसका डिस्क्रिशनरी पावर है कि वो किसी भी बिल को मनी बिल बता या कह सकता है कि मनी बिल नहीं है, तो ये उसके ऊपर है। His यानी कि स्पीकर डिसीजन इन दिस रिगार्ड कैन नॉट बी क्वेश्चन इन एनी कोर्ट ऑफ लॉ, नॉर इन ईदर द हाउस ऑफ पार्लियामेंट, नॉर इवन बाय द प्रेसिडेंट।
यानी किसी कानून द्वारा, किसी भी सदन द्वारा या फिर किसी भी राष्ट्रपति द्वारा ये क्वेश्चनेबल नहीं है इनके डिसीजन के रिगार्डिंग कि वो मनी बिल है कि नहीं, ये सर्टिफाई सिर्फ और सिर्फ स्पीकर करता है। When a money bill is transmitted to the Rajya Sabha for recommendation and presented to the President for assent, the Speaker endorses it as a money bill. तो तभी ये स्पीकर उसको मनी बिल बताता है। तो चलिए बढ़ते हैं इसी के साथ अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, द टर्म 9 लाइन। तो 9 लाइन काफी चर्चाओं में आजकल है, आपको बताना ये किस चीज से जुड़ा हुआ, क्या है ये 9 लाइन। तो इसका सही आंसर है ए, अ लाइन यूज्ड बाय चाइना टू डिमार्केट्स क्लेम ऑन द साउथ चाइना सी। जो साउथ चाइना सी में चाइना अपना बताता है कि ये हिस्सा मेरा है, तो उसको डिमार्केट, उसको दर्शाने के लिए 9 लाइन का वो इस्तेमाल करता है। तो चलिए बढ़ते हैं इसी के साथ अपने अगले और आखिरी क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, विच अमंग द फॉलोइंग सोशल रिफॉर्मर्स अटैक ब्राह्मणिकल ऑर्थोडॉक्सी। तो कुछ सोशल रिफॉर्मर थे, समाज सुधारक लोग, तो उन्होंने ब्राह्मणिकल ऑर्थोडॉक्सी यानी कुछ रूढ़िवादी सोच थी ब्राह्मण्स के बीच में, तो उसको लेके इन्होंने अटैक किया था। तो कौन कौन लोग थे आपको बताना है। आपके ऑप्शन है, पहला है बाल शास्त्री जाम्बेकर, दूसरा है ज्योतिबा फुले, तीसरा है गोपाल हरि देशमुख। तो इसका सही आंसर है सी 1, 2 एंड 3, यानी कि यही तीनों लोगों ने एज अ सोशल रिफॉर्मर इन्होंने ब्राह्मणिकल ऑर्थोडॉक्सी पे अटैक किया था, यानी कि अपने अपने तरीके से, जैसे ज्योतिबा फुले ने लड़कियों के लिए स्कूल बनवा दिया, तो इस तरह से सबने अपने अपने तरह से काम किए थे। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ आज का हमारा वीडियो समाप्त होता है। जाने से पहले हम आपको जो हमारा लास्ट वीडियो था यानी जीएस टेस्ट पेपर 137, तो जो उसका क्वेश्चन ऑफ द डे था हमारा, उसका आपको आंसर बता देते हैं। तो हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे था, रिसेंटली साइंटिस्ट हैव कम अप विद द टर्म कॉल्ड एंथ्रोपॉज टू डिफाइन। तो क्या था एंथ्रोपॉज? तो इसका सही आंसर है सी, द लॉकडाउन पीरियड ड्यूरिंग द कोविड-19। तो जो कोरोना वायरस के समय में लॉकडाउन चल रहा है, इसी को उन्होंने एंथ्रोपॉज का नाम दिया था। तो चलिए इसी के साथ जाने से पहले आज का नहीं जीएस टेस्ट पेपर 138 का क्वेश्चन ऑफ द डे आपको बता देते हैं। अ हाईली ट्रेन्ड सिंगर can hit a note that cause a glass to shatter. Which of the following phenomenon exhibited by the sound waves is responsible for this? तो कोई अगर अच्छा ट्रेंड सिंगर हो तो उसको अपने गाने से किसी भी ग्लास को तोड़ सकता है। तो इस फिनोमिना को एक मतलब जो ये फिनोमिना है, इसके लिए एक साउंड वेव रिस्पॉन्सिबल है। तो कौन सा है साउंड वेव है आपको बताना है। आपके ऑप्शन है, पहला है ए रिवर्बेशन, सेकंड बी बाउंड्री बिहेवियर, सी रेजोनेंस या डी इंटरफेरेंस। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ आज का हमारा वीडियो समाप्त होता है। जाने से पहले अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में हमारे क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर जरूर दें। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।